हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फूड वेब एंड एनर्जी फ्लोज थ्रू इकोसिस्टम। ये दो टॉपिक के बारे में जो कि आपका उससे बहुत सारे एमसीक्यू भी आ सकता है और उसके साथ साथ ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो कल के क्लास में हम बात किए थे कि फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है कि एक लीनियर फॉर्म होता है, हम खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे है ना, यहाँ पर देखिए ग्रीन प्लांट ग्रासेस जो होता है उसको ग्रासहोपर कंज्यूम कर रहा है, ग्रासहोपर को फिर आपका फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, इस तरीके से एक दूसरे को हम खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। उसको हम बोलेंगे फूड चेन। बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को मिला के हम बोलेंगे फूड वेब। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, तो ये एक फूड चेन हो गया। यहाँ पर रैबिट वाला देखिए, ग्रास मतलब ग्रासेस से रैबिट कंज्यूम कर रहा है, उसको फॉक्स है ना, फॉक्स को फिर टाइगर, ये भी है ना। फिर देखिए रैबिट को फिर आपका हॉक कंज्यूम कर रहा है। इधर देखिए ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को बार्ड भी कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग भी कंज्यूम कर रहा है। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे। ठीक है, ये होता है फूड वेब की डेफिनेशन। देयर इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। तो फूड वेब बेसिकली ये क्या करेगा, मतलब कि कोई भी एक फूड वेब के अंदर आपको ढेर सारे फूड चेन देखने को मिलेगा। एंड हर एक फूड चेन जो होता है एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं। सो सिंस मेनी एनिमल्स, फूड चेन्स बनने की मेन फंक्शंस क्या होता है, देखिए क्यों फूड चेन से हम फूड वेब की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेचर के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है खाने के लिए, ऐसा नहीं है ना। हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस रहता है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप डिपेंड रहोगे ना, मान लीजिए वो ऑर्गेनिज्म कहीं भी रीजन से आपको एक्सटेंड हो गया, उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहता है वो भी उसके साथ साथ एक्सटेंड हो जाएगा ना, यानी कि को एक्सटेंशन प्रोसेस चला जाएगा। तो इसलिए नेचर हमारे पास खाने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस रखे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो मोर वन देन मोर काइंड ऑफ फूड देयर इज ए इंटरकनेक्टिविटी प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। वही इंटरकनेक्टिविटी को हम फूड वेब कहेंगे। याद रखिए, नेचर में जो अवेलेबल रहता है दैट इज द फूड वेब, नॉट द फूड चेन। ठीक है, अच्छा। तो फूड वेब के दौरान क्या होता है, इंटरकनेक्टिविटी बना रहता है। और फूड वेब की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम देखेंगे, फूड वेब की वजह से एनवायरनमेंट में यानी कि इकोसिस्टम्स के अंदर एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहा। जैसे कि मैंने आपको बताई, मान लीजिए कोई एक फूड गायब हो गया, है ना। अभी देखिए, तो फ्रॉग जो होता है वो आउल के लिए भी मतलब कि फूड है ना। अच्छा, स्नेक जो होता है फ्रॉग को भी खा सकता है, बार्ड को भी खा सकता है। मान लीजिए किसी की वजह से फ्रॉग एक्सटेंड हो गया, वो बार्ड को खा के उनके मतलब कि जिंदा रह सकता है। यदि वो सिर्फ और सिर्फ बार्ड के ऊपर डिपेंड रहेगा या फ्रॉग के ऊपर डिपेंड रहेगा, जब वो एक्सटेंड होगा स्नेक भी उसके साथ साथ एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। एंड हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए ढेर सारे फूड की अवेलेबिलिटी भी बना रखता है। देयर इज नो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द फूड चेन। सॉरी, फूड वेब के अंदर आपको कोई भी लीनियर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ फूड चेन में लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स का जो पोजीशन है ना, ये फिक्स नहीं रहता है फूड वेब के दौरान। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, रैबिट जो हो गया सेकेंडरी, फॉक्स जो होता है टर्शियरी यहाँ पर, एंड उसको कंज्यूम कर रहा है आपका टाइगर, ये होता है क्वाटरनरी। इधर देखिए इस साइड में देखिए, ये प्राइमरी होता है ग्रासेस, ग्रासहोपर सेकेंडरी, बार्ड्स टर्शियरी, क्वाटरनरी, हक मान लीजिए, है ना। फिफ्थ में आ जाएगा टाइगर, यहाँ पर सिक्स्थ, यहाँ पर फोर्थ था, यहाँ पर सिक्स्थ पर है। ठीक है, तो एक स्टेबल नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि किसके ऊपर कौन आ जाएगा किसको पता है। तो आई होप फूड वेब के बारे में बस आपको उतना ही लिखना है, तो ये शॉर्ट नोट्स के आकार में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एनर्जी फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम, है ना। एनर्जी जो होता है ये एक सीरीज ऑफ चीजें होता है, यानी कि सिक्वेंशियल चीज में चलेगा। जैसे कि सनलाइट को यूज करने की कैपेसिटी जो है सिर्फ और सिर्फ आपका किसका है, ग्रीन प्लांट्स की होता है। वो क्या करेंगे, सनलाइट को यूज करेंगे। प्रोड्यूसर्स के पास आ गया, और प्रोड्यूसर से हर्बीवर, हर्बीवर से कार्निवर, यानी कि सिक्वेंशियल मैनर में चल रहा है। और जो सन होता है दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सारे इकोसिस्टम्स के लिए होता है, एक्सेप्शन है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में सनलाइट होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। उसके अलावा जितने इकोसिस्टम आप देखोगे सारे में वही चीज होता है। एनर्जी साइकिल इन इकोसिस्टम्स जो कि होता है, सनलाइट से स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रोड्यूसर, हर्बीवर, कार्निवर के पास चला जाएगा। ठीक है ना। और क्या होता है, एनर्जी जो होगा वो यूनिडिरेक्शनल फ्लो करता है, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ग्रीन प्लांट से कुछ जो भी एनर्जी उन्होंने सनलाइट से लाया है फिर वापस सनलाइट के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यूनिडिरेक्शनल रहता है।
फिर हम देखेंगे यूनिट और कुछ 100% सनलाइट के ट्रांसफर मतलब कि वन ट्रैफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल को नहीं होता है ना। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें आप थोड़ा समझ लीजिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी तो सनलाइट है ना। अच्छा, पूरा का पूरा हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, यहाँ पर तो तो एक ही मतलब प्लैनेट नहीं है ना, ढेर सारे प्लैनेट है। तो सनलाइट से जितना लाइट सन से आर्थ की तरफ आ रहा है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ISR, है ना, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। उनका 50% हिस्सा धरती में ऑब्जर्व रहता है और 50% रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, जैसे डस्ट पार्टिकल क्लाउड की वजह से, ठीक है। अच्छा, वही जितना इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है जो 50% आ रहा है उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार को याद रखिए, ये 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। एंड 50% आर ऑब्जर्व, जिसको मैंने बताया कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जो पार है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन से, उनका 2 से 10% हिस्सा को ग्रीन प्लांट्स क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में यूज करेगा। और फोटोसिंथेसिस में यूज करने के बाद ग्रीन प्लांट्स जितना मतलब कि जितना 100 यूज कर रहा है उसको हम बोलेंगे, जो एनर्जी बना रहा है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जितना वो एनर्जी बना रहा है। फिर प्लांट्स खुद ही जिंदा रहेगा, उनके रेस्पिरेशन मतलब कि जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, वो यूटिलाइज करेगा, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। वो खुद यूटिलाइज करने के बाद जितना अवेलेबल रहता है उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP, ठीक है। अच्छा, फिर NPP जो होता है वो दूसरे हॉर्बीवोर के लिए अवेलेबल रहता है, यानी कि दूसरे एनिमल के लिए अवेलेबल रहता है। और आप सिंप्लीफाइड वे में समझ सकते हो, जैसे कि आपके पापा की सैलरी मान लीजिए 50,000 है, ये आपकी ग्रॉस, उन पापा की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और वो खुद के लिए 10,000 हर महीना खर्चा करना पड़ेगा, क्यों, ऑफिस जाना है, उसको पेट्रोल डालना है, खाना है ना, तो फिर ड्रेस पहनना है, क्योंकि वो खर्चा करना ही पड़ेगा, क्यों, नहीं तो फिर ऑफिस नहीं जाएंगे, अगली महीना 50,000 कैसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए GPP के बाद ये 10,000 उनकी ये रेस्पिरेशन आप समझ लीजिए, है ना, GPP माइनस रेस्पिरेशन, उसके बाद जो होता है NPP, यानी कि 40,000 जो रहा NPP। आपने कंप्लीटली 50,000 खर्चा नहीं कर पाओगे, आपको मिलेगा मतलब कि आप लोग जो होंगे है ना, उनके फैमिली मेंबर, आपको 40,000 मिलेगा। है तो उनकी इनकम 50,000, लेकिन 10,000 खर्चा हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो NPP जो होता है ये होता है GPP एंड NPP की बात। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि एनर्जी फ्लो जो रहेगा यूनिडायरेक्शनल रहेगा एंड ये थर्मोडायनामिक्स की 2 लॉ को फॉलो करता है। देखिए वो दो लॉ क्या होता है। पहला लॉ क्या कहता है, ये आपने बचपन से भी पढ़े होंगे और केमिस्ट्री में शायद आपको कुछ पता होगा इसके बारे में, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, वो कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। जैसे कि आपने गैस के अंदर मतलब कि है ना गैस स्टोव ऑन किया, चाय डाला, तो ये क्या है, जो हीट एनर्जी था आपकी चाय बनाने में वो यूज हो गया, तो हीट एनर्जी यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरीके से हम जो खाना खा रहे हैं हमारे अंदर जो एनर्जी है, हम जब काम करते हैं वो यूटिलाइज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो जाता है, तो ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पर भी इस तरीके से क्या हो रहा है, सनलाइट की एनर्जी प्लांट के अंदर आ गया, प्लांट से हॉर्बिवर, इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। फिर सेकेंड लॉ बोल रहा है कि ऑलवेज द रैंडमनेस एंड डिजॉर्डरनेस जो होता है वो इंक्रीज होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स को, 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए जो एनर्जी लॉस होता है दैट एनर्जी विल फॉर्म्स द रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि जो एनर्जी ट्रांसफर जो प्रोसेस है किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स लाएंगे, है ना, GPP बनाएंगे, NPP मैंने आपको बताए हैं, है ना, ये इसकी नोट्स आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिखना है आपको, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ग्रीन प्लांट सनलाइट से यूज करके फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का कुछ हिस्सा यूज करके उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस पे एनर्जी बना लिया। वो फिर सेकंड स्टेप में क्या करेगा, हॉर्बिवोर के लिए अवेलेबल रहेगा, है ना, कुछ तो खुद के लिए यूज किया, जो स्टोरेज यूनिट था हॉर्बिवोर उसको यूज किया। उसके बाद हॉर्बिवोर से थर्ड स्टेप्स के पास चला जाएगा, कार्निवोर्स के पास, और इस तरीके से इस जो स्टेटमेंट है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रिपीटेशन एवरी ट्रैफिक लेवल में होगा। फिर क्या होता है, सम ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर हो गया या हर्बिवर कार्निवर जितने भी है, ऐसे कुछ एनर्जी जो होता है ऐसे उसकी बॉडी के अंदर रहता है, जब उनकी डेथ होगा डिकम्पोजर उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या होता है, जो 10% लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताए थे कि जो
एनर्जी फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम्स के अंदर, सिर्फ 10% एनर्जी फ्लो हो रहा है। मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास 100 है तो हार्वेस्ट के पास 10 जाएगा, कार्निवरस के पास 1 जाएगा। 10% एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, 90% एनर्जी डेसिपिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो डेसिपेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी, और वही हीट कुल मिला के धरती का जो टेम्परेचर है आज के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हीट। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।